जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर जून 24 में हम लोग करंट अफेयर्स के इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड। क्वांटम कम्युनिकेशन और ये डेवलपमेंट से के पीछे सबसे अच्छी बात क्या है कि क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर ये जो डेवलपमेंट हुआ है, दिस डेवलपमेंट इज़ डन इन इंडिया। हमारे प्यारे भारत में इस डेवलपमेंट को अचीव किया गया है। यहाँ के आईआईटी गुवाहाटी और डीआरडीओ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मिलकर इस अचीवमेंट को इस क्वांटम कम्युनिकेशन के फील्ड में एक नई मुकाम हासिल की है, जो कि आगे सिक्योर ट्रांसमिशन को सपोर्ट करेगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यू। देन न्यूली लॉन्च्ड इनिशिएटिव बाय BSNL Q5G। अगेन BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जो कि कभी इन फेमस हो गया था भाई साहब नहीं लगेगा के नाम से, पर इन भाई साहब ने अपने सर्विसेज अब सुधारनी शुरू की है एंड यहाँ पे ये 5G सर्विसेज को लेकर आ रहे हैं एक बड़े यूनिक तरीके से। एस्टिमेट्स कमेटी, इट वाज इन न्यूज। ये आप इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में GS पेपर 2 के लिए मेंस में आप अलग अलग कमेटीज के बारे में पढ़ते हैं। हम इन पार्लियामेंट्री कमेटीज में से एक इंपॉर्टेंट कमेटी एस्टिमेट कमेटी के वर्क को देखेंगे, ठीक है। बाकी और कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है दैट वी विल सी, और आप पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते भी हो, मैं क्वेश्चंस भी तुम्हें दूंगा बनाने को। देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये तो एकदम एक्सपेक्टेड है कि जब ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिस तरह से ईरान पे बॉम्ब ड्रॉप किए गए एंड ईरान की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है दैट दे वुड ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखते हैं कितना ब्लॉक करते हैं, किस तरह से किया जाता है। सो उसका मैप रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है वो। देन INS तमाल, इंडियन नेवल शिप तमाल, रिसेंटली अब इसको लेकर इसके इंक्लूजन को वेस्टर्न कमांड में, वेस्टर्न कमांड इंडियन नेवी का जो वेस्टर्न कमांड है वहाँ पर इसके इंक्लूजन को लेकर बात चल रही है। तो वी विल सी INS तमाल कहाँ से आ रहा है हमारे पास, एंड देन कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, ठीक है। अब इनको मैंने वैल्यू एडिशन आज भी तुम्हें समझाया था कि वैल्यू एडिशन इन टॉपिक्स है ना, जिस तरह से ये करंट अफेयर्स के हम MCQ कर रहे हैं, इससे वैल्यू एडिशन आपको सीखना है अपने मेंस के आंसर के लिए, राइट। पहला क्वेश्चन क्वांटम कम्युनिकेशन से। तो पहला स्टेटमेंट ये कर रहा है, ये न्यूज में था और हर न्यूज चैनल में, ये चाहे आप द हिंदू की बात करो, ट्रिब्यून की बात करो, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर जगह मेंशन था दैट इंडिया कुड अचीव क्वांटम कम्युनिकेशन यूजिंग सैटेलाइट बाय 2030। 2030 तक इंडिया क्वांटम कम्युनिकेशन अचीव कर सकता है, ऐसा IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स, जो रिसर्चर्स जिन्होंने अभी वर्क किया है, उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दैट क्वांटम कम्युनिकेशन यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। ऑब्वियसली क्वांटम फिजिक्स को यूज किया जाएगा। जो सिंपल थियोरेटिकल फिजिक्स है, उस थियोरेटिकल फिजिक्स से क्वांटम जो कंप्यूटेशन है वो प्रिंसिपल्स नहीं सॉल्व होते हैं, दैट्स वाई क्वांटम फिजिक्स का यूज किया जाएगा। आपको क्वांटम फिजिक्स नहीं समझना है, क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ना है, बस उसके कुछ बेसिक समझने हैं, इंक्लूडिंग क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट, हम इस वर्ड को समझेंगे। वैसे इस वर्ड को ऐसे समझो, इंटेंगलमेंट क्या होता है, जब दो चीज़ें एक दूसरे से ना जुड़ी होती हैं, एक दूसरे में इस तरह से मिली हुई होती हैं, यह इंटेंगलमेंट है, इंटेंगलमेंट हो गया। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट का यूज करते हुए टू इंश्योर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन जो होगा वहाँ पे मैसेज को अगर इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो सेंडर रिसीवर को मालूम पड़ जाएगा और वो फिर से दोबारा मैसेज भेजेंगे, इवन मैसेज को इंटरसेप्ट करके सुना नहीं जा सकेगा। One is correct. In quantum entanglement, two or more particles remain connected in such a way that the state of one particle instantly influences the state of other regardless of the distance. एकदम सही बात है। इसको ऐसे देखो कि बचपन में वो एक गेम होता था ना, जिसमें हम लोग एक कप यूज करते थे, है ना, और यहाँ से वायर कनेक्ट करके फिर वहाँ दूसरा कप या फिर दूसरा जो बॉल, हम लोग तो बचपन में क्या करते थे ना, नारियल का जो नारियल निकाल लेते हैं तो वो जो बचता है ऐसे हॉलो पार्ट, राइट, या फिर छोटा सा हमारा कटोरा प्लेट होता था पुराना, उसमें हम लोग छेद करके ऐसे वायर कनेक्ट करके और फिर बातें करते थे। तो अब यहाँ पे ना ये इंटेंगलमेंट है, यहाँ पे फिजिकल वायर के थ्रू इंटेंगल्ड है, कनेक्टेड है। क्वांटम कम्युनिकेशन में क्या होगा कि दो पार्टिकल्स, सपोज ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे काफ़ी दूर होने पर भी, क्योंकि अभी जो कम्युनिकेशन अचीव किया गया वो 1 किलोमीटर के लिए अचीव किया गया IIT दिल्ली के कैंपस में। और अगर सपोज यहाँ पर भी सपोज कि मान लो कोई दूसरा तीसरा पर्सन आकर यहाँ वायर में सुनने की कोशिश करता है या इससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो तुम्हें मालूम पड़ जाता था ना, सेम वो चीज़ यहाँ पर भी होगा, ट्रांसमिशन बड़ा सिक्योर रहेगा। ये एकदम सिंपल तरीका है समझने का क्वांटम कम्युनिकेशन को।
सेकेंड करेक्ट है। थर्ड, इन क्वांटम कम्युनिकेशन इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू इंटरसेप्ट और टेम्पर विद द मैसेज द इंट्रूजन कैन बी डिटेक्टेड। बिल्कुल, जैसे ये जो वायर वाला तरीका मैंने बताया, यहाँ पे जब हम इंट्रूजन डिटेक्ट कर सकते हैं, सेम उसी तरह क्वांटम कम्युनिकेशन में भी, बिकॉज द क्वांटम स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स रिमेन अनअफेक्टेड बाई मेजरमेंट और डिस्टर्बेंस। अब ये सेकंड पार्ट गलत हो गया कि क्वांटम स्टेट जो है पार्टिकल के वो अनअफेक्टेड रहते हैं डिस्टर्बेंस से। अनअफेक्टेड रहेंगे तो फिर मालूम कैसे पड़ेगा? यहाँ पे वायर में किसी और ने कान लगाने की कोशिश की, इसको तोड़ने की कोशिश की, तो हमें मालूम रहा। क्यों? क्योंकि ये वायर अनअफेक्टेड नहीं है, वाइब्रेशन होगा, मालूम पड़ जाएगा। कुछ उसी तरह यहाँ पर भी। सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि भैया हमें मालूम तो पड़ेगा इंटरसेप्शन का, पर कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएंगे। इन क्वांटम इंटेंगलमेंट, दो क्वांटम पार्टिकल्स के बीच का जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की है कि किस तरह से आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर्स आते हैं, एंड दिस प्रोफेसर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन कोलैबोरेशन विथ डीआरडीओ, इन लोगों ने आईआईटी दिल्ली के कैंपस में ही 1 किलोमीटर के लिए सक्सेसफुली क्वांटम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि ये काफ़ी सेफ होगा, कोई भी इसको सुन नहीं पाएगा, और जब सुन नहीं पाएगा तो डिफेंस, बैंकिंग और बाकी सेंसिटिव मैसेजेस भेजने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब जब बचपन में हम लोग खेलते थे, दो दोस्त के बीच ऐसे बातचीत होती थी, तो आप धीरे से यहाँ बोल रहे हो तो वो बात यहाँ से दूर आपके दोस्त तक पहुँच रहा है, तो कोई बीच में नहीं सुन पा रहा है ना। ठीक उसी तरह यहाँ ये तो एक बेसिक तरीका था, अब हम क्वांटम कम्युनिकेशन में इसको इन्हेंस कर रहे हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट, अब आप इस तरह से यहाँ इंटेंगलमेंट समझ लीजिए, यहाँ 2 क्वांटम बिट्स का होगा। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इस वाले में कोई की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि यहाँ से जो सेंडर है और यहाँ जो रिसीवर है, इनके बीच एक की का ट्रांसमिशन होगा, मैसेज नहीं, ये की। और ये यूनिक की इनके पास भी है, रिसीवर के पास, सेंडर के पास। बाय यूजिंग द यूनिक की जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास है, दे कैन कॉम्प्रीहेंड द मैसेज, दे कैन डिसाइफर द मैसेज। किसी और के पास ये की नहीं है, राइट। ये सपोज मान लो किसी ने मैसेज इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, एंड सपोज कि उसने किसी तरह की भी एक्वायर कर लिया, बट सिर्फ की एक्वायर कर लेने से आप पूरे मैसेज को नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज दैट की इज नॉट कैरिंग द मैसेज, वो मैसेज को कैरी नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये सिक्योर है। क्वांटम बिट एरर रेट की बात करें, एक टर्म आता है QBER, क्वांटम बिट एरर रेट, एकदम हम लोग डिटेल्स में जाके पढ़ लेते हैं। तो क्वांटम बिट एरर रेट एक क्रूशल मेट्रिक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है, जो सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांसमिटेड क्वांटम बिट इज रिसीव्ड इनकरेक्टली। मतलब QBR अगर हाई है, क्वांटम बिट एरर रेट अगर हाई है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्वांटम बिट्स हैं एक एंड से दूसरे एंड तक भेजे गए थे, उनमें काफ़ी एरर है, अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए QBR को लो रखना है। और इस बार काफ़ी लो QBR पे, ये देखिए क्वांटम बिट एरर रेट अंडर 7% था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दैट्स वाई एक बड़ा अचीवमेंट है कम्युनिकेशन के फील्ड में, है ना। अब जैसा मैंने तुमको की के बारे में बताया, दैट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट सेंड द एक्चुअल मैसेज, इट जस्ट सेफली शेयर्स द की, सिर्फ की को शेयर करता है, मैसेज को नहीं। ठीक, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैं देकर मैंने समझाया है, एक बार इसको पढ़िएगा कि किस तरह से आपने की शेयर किया था, आपने एक्चुअल मैसेज नहीं शेयर किया था। तो अगर की सपोज कि कोई बीच में, सपोज कोई थर्ड पार्टी है, उसके हाथ की लग भी गया, तो उस की से उनको मैसेज समझ में नहीं आएगा, आपने फिर से की चेंज किया और फिर आपने मैसेज कन्वे किया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन के शुरू में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSNL के नए अचीवमेंट से, BSNL के नए अनाउंस से, जो कि इन्होंने हैदराबाद में किया है रिसेंटली। भारत संचार निगम लिमिटेड इट लॉन्च्ड, सॉफ्ट लॉन्च है, अभी सबके लिए किया नहीं गया है, 5G FWA फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क 5G, BSNL क्वांटम 5G FWA के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। लेट्स स्टडी अबाउट इट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्वांटम 5G FWA इज इंडियाज फर्स्ट सीमलेस फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सर्विस। बिल्कुल, ये इंडिया का पहला फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सर्विस है। हालांकि कुछ सीमलेस सर्विसेज अभी भी हैं, जैसे जियो एयर फाइबर जो है, वो भी इस तरह से हमारा सीमलेस एक्सेस प्रोवाइड करता है। बट BSNL अब क्वांटम 5G नेटवर्क को यूज करके फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई इट कैन बी सेड एज फर्स्ट सीमलेस फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सर्विस। इसमें किसी भी सिम की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बाय द वे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम गाइज? रोज हम लोग बोलते हैं कि हमारा सिम जियो का है, एयरटेल का है, BSNL का है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है?
सेकंड, द सर्विस डिलीवर्स फाइबर लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी ओवर 5G रेडियो टेक्नोलॉजी। अब ये जो फाइबर लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जैसे मैं यहाँ जियो एयर फाइबर की बात कर रहा था, तो जियो एयर फाइबर भी सीमलेस सर्विसेज दे रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इसमें जियो का जो फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर, उसको यूज किया जाता है। यहाँ पर कोई भी फाइबर वाली कनेक्टिविटी नहीं होगी, कंप्लीटली 5G रेडियो टेक्नोलॉजी होगी। अभी सॉफ्ट लॉन्च है, धीरे धीरे इसका लॉन्च बढ़ाया भी जाएगा। सेकंड इज करेक्ट। द सर्विस वॉज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाई BSNL। हाँ जी, द सर्विस इज लॉन्च्ड एंड डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाई भारत संचार निगम लिमिटेड। इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, इसमें कहीं पर भी किसी भी बाहरी एक्सटर्नल कोई भी योगदान नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों का। पूरी तरह से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज होंगे इस Q5G BSNL ने जो लॉन्च किया है, जैसे डायरेक्ट टू डिवाइस प्लेटफॉर्म। अब ये डायरेक्ट टू डिवाइस प्लेटफॉर्म क्या है? पहले हमारे यहाँ सिम कार्ड लगे होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल हो गया। अब सिम कार्ड को हटाकर क्या किया जाएगा? डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म आपके घर पे इंस्टॉल किया जाएगा। उसके लिए कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट पहले इंस्टॉल किए जाएंगे। जैसे सपोज आपके छत पर एक CPE लगा दिया गया, और उस CPE से क्या कनेक्टेड हो गया? आपके अलग अलग रूम्स में क्या कनेक्ट हो गया? D2D, डायरेक्ट टू डिवाइस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ऑपरेट्स इंटायरली ऑन इंडिजिनियस नेटवर्क। ये हम देख चुके हैं कि पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। नो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंपोनेंट्स। हालांकि अनलाइक अदर 5G सर्विसेज जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जो लोग भी आइडिया वगैरह 5G सर्विसेज दे रहे हैं, BSNL का ये जो Q5G है, ये अभी वॉइस सर्विस नहीं देता है। मतलब आप यहाँ से वॉइस कॉल नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा अभी के लिए। आगे अगर डेवलपमेंट हो तो अच्छी बात है, अभी के लिए वॉइस कॉल की सर्विसेज नहीं है BSNL Q5G में। एंड वी कैन से दैट इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू जियो एयर फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। ये मैंने शुरू में ही तुमको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एस्टिमेट्स कमिटी। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि न्यूज में यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में आप एक आर्टिकल देख सकते हो दैट लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी will inaugurate नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी इन मुंबई में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है एस्टिमेट्स कमेटी का, उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं हमारे लोकसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर, सॉरी नॉट चेयरमैन, स्पीकर। क्योंकि अब यहाँ पर ना लोकसभा के स्पीकर इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि ये जो एस्टिमेट कमेटी है, इसमें लोकसभा के स्पीकर का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्या रोल है वो भी याद रख लो। एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है हमारा स्पीकर। ओके, बिरला जी जो हैं अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। एंड देयर वाज अ टाइम जब इनसे कॉलेज में मिलने का मौका मिला था, जब MLA थे। और बड़ी अच्छी बात है कि इनका एक नेफ्यू मेरा बैचमेट भी रहा। और इन्होंने सच में पहले MLA बने, उसके पहले इन्होंने वार्ड लेवल पर भी काफ़ी काम किया, क्योंकि अपने दोस्त के साथ भी इनके घर काफ़ी आना जाना होता था। फिर MLA बने, उसके बाद भी MLA बन के इन्होंने कोटा, हाड़ौती क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया। उसके बाद अभी लोकसभा के स्पीकर हैं, राइट। सो इट्स रियली कमेंडेबल। इनकी पॉलिटिकल जर्नी भी बड़ी कमेंडेबल है, अच्छी जर्नी है। हम एस्टिमेट्स कमेटी पर आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द एस्टिमेट्स कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई। हाँ जी, ये एकदम सही बात है, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए कि एस्टिमेट कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट 1950 में 1950 में हुआ। किनके रिकमेंडेशन पर? जॉन मथाई साहब के रिकमेंडेशन पे, है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स ऑल ड्रॉन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द लोकसभा विथ नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द राज्यसभा। एकदम सही बात है, एकदम गलती नहीं करनी है कि इसमें जो 30 मेंबर होते हैं सारे के सारे कहाँ से होंगे? लोकसभा से। राज्यसभा का इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अब इसको आप एक गवर्नेंस के फ्लॉ के रूप में भी देख सकते हो, या लोकसभा को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उसके पास ज़्यादा पावर है, उस रूप में भी देख सकते हैं। The chairperson of the estimates committee is elected by the members of the committee through proportional representation by means of a single transferable vote। ये ना पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ओवरऑल इनकरेक्ट हो गया। क्या जी? कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट किए जाते हैं, बट जो चेयरपर्सन है, मैंने अभी बताया चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 into हमारा आंसर हो गया। हम एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में देखते हैं। तो एस्टिमेट कमेटी पार्लियामेंट की जो बाकी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का वर्क क्या है बताना मुझे। वर्क ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनका भी वर्क क्या है? दैट यू विल टेल मी। अब हम एस्टिमेट्स कमेटी पर आते हैं। तो नाम है एस्टिमेट्स कमेटी, सो एस्टिमेट्स कमेटी बजटरी एस्टिमेट्स जो है उसको स्टडी करेगी। उसको स्टडी क्यों करेगी? कि भैया जो बजटरी एस्टिमेट्स है उसका एफिशिएंसी सही हो, पैसे गलत जगह बर्बाद नहीं हो।
घर में हमारे बड़े बुजुर्ग यही तो करते हैं ना, जब कोई चीज़ पैसा खर्च होने वाला होता है तो वो उसके सही एस्टिमेट की बात करते हैं। हमारे एस्टिमेट कमेटी यही करेगा। इसको एक और नाम दिया जाता है क्या, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी। क्यों भैया कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी? क्योंकि हमारा जो बजटरी एक्सपेंडिचर है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दैट्स वाई कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी बोलते हैं कि इनका काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। लोकसभा के रूल नंबर 310 के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन चलता है। खैर ये लोकसभा रूल 310 नहीं भी याद रहे, बट इतना तो याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी बुलाते हैं इनके कंटिन्यूअस वर्क की वजह से। कंपोजिशन 30 मेंबर होते हैं सारे के सारे लोकसभा से, कोई भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। मेंबर जो है इलेक्टेड होते हैं एनुअली, मतलब इनका टर्म जो है ना वो कितने साल का है, 1 साल का है, राइट। थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, मतलब एक सिंपल तरीका। और स्पीकर चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है। मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी। मतलब सपोज मिस्टर आर ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, है ना, क्योंकि राज्यसभा से तो बन नहीं सकते, तो लोकसभा के मेंबर है मिस्टर आर। अब अगर ये मिनिस्टर है, राइट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, तो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स ने फिर बाद में इनका क्या हो गया, इनको इलेक्ट किया गया किस चीज़ के लिए, कि आप एस्टिमेट कमेटी में जाएंगे। तो अगर आप एस्टिमेट कमेटी में गए तो आपको मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स से रिजाइन करना पड़ेगा, ये पद छोड़ना पड़ेगा। या अगर मिस्टर आर पहले से सिर्फ सिंपल लोकसभा के एमपी हैं तो ये बिल्कुल एस्टिमेट कमेटी में जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई मिनिस्टर का पोस्ट तो होल्ड कर नहीं रहे थे। अगर मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड करेंगे तो छोड़ना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखें। दिस इज द आंसर, ये डिटेल में वो आंसर है 3 स्टेटमेंट का। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो दैट इरानियन पार्लियामेंट वोट्स टू क्लोज वाइटल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 80% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट, राइट। तो वैसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना कि पेट्रोल स्टेशन पे लाइन लगाकर गैलन पेट्रोल भरवाना शुरू कर दो, डीजल, ऐसा नहीं करना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। बट क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे, हम उसको मेंस के लिए भी डिस्कस करेंगे। आज हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लोकेशन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्सियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमन एंड अल्टीमेटली विद द अरेबियन सी। एकदम सही है जी, कि पर्सियन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये स्ट्रेट एक पतला सा रास्ता कनेक्ट करता है पर्सियन गल्फ को विद गल्फ ऑफ ओमन एंड फाइनली विद द अरेबियन सी। आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हम इसके अलग अलग लोकेशंस दिखेंगे मैप में, एक और मैप में दिखाऊंगा तुम्हें। अभी फिलहाल देखो ये रहा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। ऊपर ईरान है नॉर्थ में, नीचे यहाँ ओमान है, इस साइड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इधर कैटर है, राइट। तो ये सब प्लेसेस को देखिएगा। अब ये पर्सियन गल्फ हो गया, इधर गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और इधर फाइनली क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और फाइनली इधर अरेबियन सी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है से। सेकेंड स्टेटमेंट क्या, ऑल आइलैंड्स लोकेटेड और नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंक्लूडिंग क्वेसाम, अबू मूसा एंड द तुन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान। नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं वो ईरान के कंट्रोल में थोड़े हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाय द वे कम टू दिस मैप फर्स्ट। अभी इस मैप पर पहले आइए, इस मैप को एक बार फिर से देखिए, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप एक बार फिर से देखिए इस मैप को, और एक बार फिर से देखकर आप मैप के लोकेशंस को ध्यान दीजिए। चलिए ना, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा। यहाँ पे जो बंदरगाह है उनका नाम है, जैसे बंदर है लैंग, बंदर है जास्क, चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट से कुछ याद आ रहा है क्या? देन बंदर है अबाश, बंदर है असोज, और ये ऊपर हमारा ईरान डिस्प्यूटेड, अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है, राइट। कुवैत को आप यहाँ देख सकते हैं, इस कॉर्नर पर पड़ता है। यहाँ सऊदी अरबिया है, या कतर एक छोटा सा पार्ट है, बट इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस तरह से पर्सियन गल्फ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है ऑयल के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है ना। इंडिया को इसलिए 80% ऑयल डिपेंडेंसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे होती है कि आप कहीं से भी ऑयल इधर से लेकर आइए तो आपको ये रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉलो करना पड़ेगा। और बड़ा नैरो रीजन है, बड़ा नैरो रीजन है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए हम पढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक 167 किलोमीटर, खैर लेंथ जो है उससे उतना मतलब नहीं है, बट विड्थ जो है 33 किलोमीटर है। एंड दैट्स वाई ये वर्ल्ड का बड़ा स्ट्रेटजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट है, कि अगर इसको चोक कर दिया गया तो फिर इस पॉइंट से आगे बिजनेस नहीं होगा, राइट। की आइलैंड्स अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स लाइक क्वेसम, होर्मुज एंड हैंगम आर कंट्रोल्ड बाय ईरान, वाइल डिस्प्यूट्स वन लाइक एबू मूसा एंड तुन्स आर क्लेम्ड बाय बोथ ईरान एंड यूएई। कि यहाँ पे ईरान और यूएई दोनों के बीच अलग अलग आइलैंड्स को लेकर झगड़ा भी चलता रहता है, सारे के सारे ईरान के कैप्चर में नहीं है।
अब हम देखते हैं जरा इस मैप को एक बार फिर से। इस मैप पे एक लोकेशन मैंने जो पॉइंट किया है वो है मुसंदम पेनिनसुला। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मुसंदम पेनिनसुला। ये मुसंदम पेनिनसुला जो है ना, ये ओमान के लार्जली कंट्रोल में रहता है। किसके कंट्रोल में? मुसंदम पेनिनसुला ओमान के कंट्रोल में। दैट्स वाई कई बार सिंपल जो एमसीक्यू होते हैं उसमें ये लिख दिया जाता है दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला पार्ट बिटवीन नॉर्थ इन ईरान एंड साउथ इन ओमान। क्यों साउथ इन ओमान? क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मुसंदम पेनिनसुला बोलते हैं। और ये मुसंदम पेनिनसुला ओमान के कंट्रोल में ज़्यादा है। थोड़ा बहुत यूएई का भी कंट्रोल है, बट लार्जली या मेनली कहे तो ओमान का कंट्रोल। इसलिए कई एमसीक्यू में सिंपली कह दिया जाता है कि ईरान और ओमान के बीच है। इस मुसंदम पेनिनसुला का लोकेशन याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की टेरिटोरी यहाँ लगभग खत्म होती है और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक छोटा सा पॉइंट है मुसंदम पेनिनसुला। ठीक है, बाकी कतर, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, इधर हमारा पाकिस्तान, इधर पर्सियन गल्फ, ये पाकिस्तान हो गया, पर्सियन गल्फ हो गया, इधर अरेबियन सी हो गया, राइट। तो ये लोकेशंस याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ इजराइल है, ये इजराइल को आप देख सकते हैं, ये इजराइल, राइट। तो अभी जो लड़ाई चल रही है वो यहाँ इजराइल और ईरान के बीच है ना, चल रहा है कन्फ्रंटेशन। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट था और दूसरा गलत, क्योंकि सारे के सारे आइलैंड्स पे ईरान का कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आईएनएस तमाल, इंडियन नेवल शिप तमाल। आईएनएस तमाल इंडियाज लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप टू बी कमीशन्ड ऑन जुलाई 1। इसमें दो चीज़ है, एक तो क्या है कि ये लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप है। इसमें खुशखबरी क्या दिख रही है कि अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे रसिया से, जैसे आपको दिख रहा है, अब हम रसियंस वॉरशिप इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद इंडिया में बनाएंगे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सो दैट्स अ गुड न्यूज। पहला स्टेटमेंट क्या, दैट आईएनएस तमाल is the final Indian Navy ship to be commissioned abroad under the Indian-Russia Intergovernmental Agreement signed in 2016. करेक्ट, ये फाइनल लास्ट इंडियन नेवी शिप है जो कि हम रसिया से ले रहे हैं और इंडिया में कमीशन करेंगे, वेस्टर्न कमांड को दिया जाएगा। तमाल इज नेम्ड आफ्टर ए मिथिकल स्वॉर्ड एसोसिएटेड विथ इंद्र, किंग ऑफ गॉड्स इन इंडियन मैथोलॉजी। एक्चुअली किंग ऑफ गॉड्स नहीं, आप कह सकते हो कि किंग ऑफ, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, किंग ऑफ स्वर्ग है ना, स्वर्ग का राजा, गॉड का नहीं, गॉड कहना गलत बात होगी, स्वर्ग का राजा। इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं, यहाँ पर स्वर्ग के राजा से इंद्र को बुलाया जाता है और उसका एक तलवार थी जिसको आईएनएस तमाल बोलते हैं, उसी नाम पे इसका नामकरण किया गया है। आईएनएस तमाल इज द फर्स्ट ऑफ द तुसील क्लास फ्रिगेट्स। हालांकि ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड है तुसील क्लास फ्रिगेट, क्योंकि फर्स्ट जो तुसील क्लास फ्रिगेट है वो 2024 में कमीशन हो चुका है, ये सेकंड है, 2024 में कमीशन होना है इसको। तुसील क्लास फ्रिगेट जो है ना, ये अपनी स्टील्थ कैपेसिटी के लिए और बाकी वेपन्स कैरी करने के लिए जाने जाते हैं। सो थर्ड रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट नहीं सेकंड है। 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ आप आईएनएस तमाल के बारे में देख सकते हो कि आईएनएस तमाल, जिसको इंद्र के, जो कि स्वर्ग का राजा है, उसके तलवार के नाम पे रखा गया है, एंड इट इज़ द सेकंड तुसील क्लास फ्रिगेट। पहला तुसील क्लास फ्रिगेट 2024 में ज्वाइन कर चुका है आईएनएस तमाल। और अच्छी बात क्या है कि अब हम इंडिजीनियस बना रहे हैं। इवन आईएनएस तमाल में भी याद रखिएगा कि ये जो हमारा आईएनएस तमाल है, दिस ऑल्सो हैज़ 26% इंडिजीनियस कंपोनेंट। ये भी याद रखिए कि इसमें भी 26% इंडिजीनियस कंपोनेंट है, स्पेशली जैसे ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, ये भी इसमें है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे एक हमने इंडिजीनियस रडार भी लगाया है, बट ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का होना आईएनएस तमाल पे, ये भी एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है। ये इंडिया की स्ट्रेंथ को, कैपेबिलिटी को बता रहा है, साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि आज हम जब 26% इंडिजीनियस कैपेसिटी पर हैं, हम इसको 100% इंडिजीनियस कैपेसिटी पर ले जा सकते हैं, और उसके लिए काम चल रहा है गोवा शिपयार्ड में और बाकी अलग जगहों पर। ठीक है, आईएनएस तमाल से रिलेटेड ये आईएनएस तमाल, इसका अगर हम मोटो पढ़ें तो यह है सर्वदा सर्वत्र विजय, विक्ट्री ऑलवेज एवरी टाइम, जय हो, राइट। इसको कमीशन किया जाएगा जुलाई 2025 में, वेस्टर्न नेवल कमांड को दिया जाएगा, जिसका डेवलपमेंट हुआ है कहाँ, यांतार शिपयार्ड, कालिनग्राड, ऑब्वियसली रसिया। चलिए, कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस दिए थे और इन 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को मैच करने कहा था लोकेशन पे। तो खान क्वेस्ट जो है ये एक पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है। पीस के लिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए, जो कहाँ पर हो रहा है, मंगोलिया में। खान क्वेस्ट जो है ये मल्टीलेटरल
पहले ये इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, तो पहले हुई थी यूएसए एंड मंगोलिया के बीच में, बट आगे जाके इसको मल्टीलेटरल बना दिया गया, तो इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है ताकि इंडिया पीस कीपिंग मिशंस में बाकी नेशंस के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। शक्ति जो है ये एक बड़ी पुरानी एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच चल रही है। इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाली, अभी फ्रेंच में इसको कंक्लूड किया गया, तो इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाली शक्ति, इंडिया और फ्रेंच मिलिट्री पार्टिसिपेट करती है, इंडियन एंड फ्रेंच मिलिट्री। मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका में होती है, लास्ट ईयर इसको श्रीलंका में कंक्लूड किया गया। इसमें भी इंडियन और श्रीलंकन जो आर्मी के फोर्सेस हैं, जवान हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तीनों करेक्ट थे, ए का 1 से मैच, बी का 2 से मैच और सी का 3 से मैच करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू प्रोजेक्ट विष्णु। प्रोजेक्ट विष्णु डीआरडीओ का एक बड़ा ही एम्बिशियस सीक्रेट प्लान, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बनाएंगे। जैसे हम अभी ब्रह्मोस की बात करें, तो जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल हमारे सुपरसोनिक हैं, ठीक है। सुपरसोनिक मतलब ये मैक्स 1 मैक्स से लेके अभी जो मैक्सिमम इनकी स्पीड बताई जाती है 2.8 2.6 मैक की बराबर बताई जाती है। जो हाइपरसोनिक होंगे, तो हाइपरसोनिक जो होते हैं वो 5 मैक तो इजीली क्रॉस करते हैं, मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा, 5 से लेकर 8 मैक तक जा सकता है इनका स्पीड, जो बात चल रहा है प्रोजेक्ट विष्णु बनाने का। तो जब सपोज साउंड की इस रफ्तार से हम 5 गुना या 8 गुना रफ्तार से ज़्यादा अगर अपना मिसाइल्स फेंकेंगे, क्रूज मिसाइल्स जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी होगी, मैन्यूवर अच्छा कर पाएगा, जो रडार को चकमा दे पाएगा, जो बड़े फास्ट तरीके से जाकर 8 गुने स्पीड से या 5 गुने स्पीड से साउंड से जाके हिट करेगा, तो फिर दुश्मन के तो पर खच्चे उड़ जाएंगे बाबू भैया। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक नहीं है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, ये चीज़ याद रखना। ये 1 से 2.8 मैक तक वर्क करता है। और जो प्रोजेक्ट विष्णु है यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की बात चल रही है, 5 से 8 मैक स्पीड वाली, ठीक है। हालांकि ब्रह्मोस के एक सेकंड वर्जन पर भी काम चल रहा है जिसको हाइपरसोनिक बनाने की बात चल रही है, बट अभी फिलहाल हाइपरसोनिक है नहीं, सुपरसोनिक में ही हम काम चला रहे हैं, वो भी अपने आप में बेस्ट है। आज के लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक है प्राइम मिनिस्टर्स ग्राम सड़क योजना। प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है, योजना है, जो न्यूज़ में भी मेंशन थी। आपने न्यूज़ पोस्ट पे, करंट अफेयर्स के पोस्ट यूट्यूब पर भी या बाकी जगहों पर भी देखा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल मैं इसे डिस्कस करूंगा, आज इसका आंसर तुम लोग बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन है लेना क्या, दूसरा क्वेश्चन है एक मेडिसिन से रिलेटेड, लेनकापावीर। लेनकापावीर ये मेडिसिन किससे रिलेटेड है? HIV इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए, राइट। सो रीड अबाउट इट और इसका आंसर करें। अच्छे से प्रीसिक्योर को फॉलो करो, है ना। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये भी मुझे तुमसे ज़्यादा सिंसेरिटी चाहिए। मैं रोज़ 5 क्वेश्चन खुद डिस्कस कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि तुम मेहनत करो। भगवान बुद्ध ने जो बताया था कि भाई अपने लिए भी रास्ते तलाशें, आपके गुरु ने, मैंने जो रास्ता बताया उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी रास्ते तलाशें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन वही है। सो दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन को सिंसियरली आंसर करो, बाकी जो सेशंस है उनको सिंसियरली पढ़ो, जहाँ कहीं दिक्कत हो पूछा करो, राइट। कल हम लोग फिर से मिलेंगे प्रीसिक्योर में नए क्वेश्चन के साथ साथ। सो बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडी, टेक केयर, जय हिंद।